सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग मोटरयान के अध्याय 3 या भाग 3 जिसको कह सकते हैं उससे शुरुआत करेंगे। पार्ट 3 से शुरुआत करेंगे। आज हम लोग अध्याय 4 यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसमें बताया गया है मोटरयानों का रजिस्ट्रेशन। धारा 39 से लेकर के 65 तक मोटरयानों का रजिस्ट्रेशन से संबंधित पूरा चैप्टर है और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले धारा 39 कहती है रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता। रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? कोई भी अगर वाहन आप ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, उसको आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर धारा 41(6) जो है ये करी नंबर प्लेट प्रदर्शन। नंबर प्लेट प्रदर्शन जो है कि जो नंबर प्लेट गाड़ी में लगती है वो किस प्रकार की होगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर देखो कोई निजी आप चला रहे हो, निजी, तो इसमें सफ़ेद नंबर प्लेट रहेगी। कॉमर्शियल यूज से इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें पीली रहती है, आपको ध्यान रखना है। और कोई राजदूत है उसमें ब्लू रहेगी। ये नंबर प्लेट के आकार रहेंगे, सबकी नंबर प्लेट रहेगी। प्रदर्शन कैसा होना चाहिए? गाड़ी पर आगे पीछे दोनों तरफ नंबर प्लेट लिखी होनी चाहिए। राज्य ने जिस प्रकार के नंबर चिन्हित किए हैं उसी आकार की प्लेट हो, उसी आकार के नंबर उस पर लिखे गए हों, क्योंकि जो निश्चित बना साफ दिखने चाहिए, दूर से दिखने चाहिए। कोई भी अक्षर का आकार, जैसे आप लोग देखते होंगे किसी गाड़ी का नंबर 8055 है मान लो, तो उसको क्या कर देते, बॉस बना दिए, इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से लिख दिया 8055 को, तो ये गलत है, ठीक। ये एक अपराध माना जाता है। इस प्रकार से नंबर प्लेट अगर प्रदर्शित किया गया है तो उसको गलत माना जाएगा। तो साफ दिखने चाहिए। बस वगैरह है तो उसमें आगे पीछे और प्लस जहाँ से सवारी उतरती और चढ़ती है वहाँ पर भी नंबर प्लेट दिखना चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए कि इस नंबर की यह गाड़ी है, ठीक। तो प्रदर्शन उसका स्पष्ट बिल्कुल होना चाहिए। फिर 41(7) कहती है 15 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन। मान किसी भी गाड़ी का 15 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिर अथॉरिटी चेक करती है गाड़ी चलने की लायक में है, स्थिति में है या नहीं है। फिर उसके बाद रिन्यू उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो 15 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन मान्य होता है। फिर धारा 43 कहती अस्थायी रजिस्ट्रेशन, जिसमें क्या है, अस्थायी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप नई गाड़ी खरीदते हैं, उस समय क्या रहता है कि उस गाड़ी के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, टेम्पररी लिख करके आता, TEM लिखा रहता है। मतलब 1 महीने के लिए छूट रहती है। 1 महीने के बाद आपको नंबर का रजिस्ट्रेशन करा लेना है, 1 महीने के अंदर अंदर, और उस गाड़ी पर प्रदर्शित करना है। यहाँ चीज़ ध्यान रखना, रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता। इसमें डीलर को छूट है। डीलर को छूट इसलिए है क्योंकि वो नई गाड़ी बेचता है, उसमें किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जब बिक जाती गाड़ी है तो उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक। फिर धारा 47 12 महीने से अधिक समय के लिए दूसरे राज्य में रहने पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य। मान लो आप यूपी के निवासी हैं, MP गए हैं, वहाँ पर आप गाड़ी लेकर के गए हैं अपनी, तो अगर आप 12 महीने से ज़्यादा वहाँ निवास कर रहे हैं तो वहाँ का फिर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाता है। वहाँ उसका आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये धारा कौन सी कहती? धारा 47 कहती। फिर धारा 50 कहती मालिकाना हक में प्रत्यावर्तन। धारा 50 भैया जो है इसमें मालिकाना हक में प्रत्यावर्तन है। अगर आप मालिकाना हक में प्रत्यावर्तन, जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी गाजियाबाद से, आप रहने वाले लखनऊ के हैं, मतलब सेम स्टेट है, स्टेट कैसा है, सेम है, तो 40 डेज के अंदर आपको प्रत्यावर्तन करा लेना अनिवार्य है। 14 डेज के अंदर प्रत्यावर्तन करा लेना अनिवार्य, 14 दिन के अंदर। आपने गाड़ी खरीदी लखनऊ से और लेकर के चले गए इंदौर, मतलब MP चले गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी को लेकर के गए हैं, तो आपको 45 दिन में
45 डेज में रजिस्ट्रेशन प्रत्यावर्तन कराना अनिवार्य है। ठीक, मालिकाना हक में प्रत्यावर्तन कराना अनिवार्य है। तो सेम स्टेट में भैया कितना है, 14 दिन है। अदर स्टेट में अगर लेकर के आप जाते हैं तो कितना है, 45 दिनों का है। फिर धारा 52 कहती मॉडिफिकेशन पर प्रतिबंध। मॉडिफिकेशन से तात्पर्य है जब कोई कंपनी किसी गाड़ी को बनाती है तो एक उसका निश्चित आकार देती है, निश्चित आकार देती है। ठीक, जैसे रिक्शा है मान लो तो 3 पहिए रहेंगे, मारुति है 4 पहिए रहेंगे उसमें एक, तो उस आकार में कोई बड़ा बदलाव ना किया जाए, मॉडिफिकेशन ना किया जाए। बुलेट को कार ना बना दिया जाए, या मोटरसाइकिल को हेलीकॉप्टर ना बना दिया जाए, मारुति को हेलीकॉप्टर ना बना दिया जाए। इस तरीके का मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। अगर मॉडिफाई आप देखे होगे अक्सर करते रहते लोग हैं कि कहीं कोई गाड़ी में देखे होगे पीछे बहुत लंबा वो लगा देते हैं, पीछे से स्टैंड टाइप का इस तरीके से, या कई बार आकार देखे होगे। तो इस पर बेसिक परिवर्तन आप कर सकते हो, छोटे छोटे परिवर्तन जो होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर बेसिक परिवर्तन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन मेन मॉडिफाई उसका नहीं करना है, ये प्रतिबंध है उसके ऊपर। फिर धारा 56 कह रही परिवहन यान को फिटनेस प्रमाण पत्र। अगर कोई परिवहन यान है तो उसके लिए फिटनेस प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी है, उसके बिना आप उसको नहीं चला सकते हो। ठीक, फिर धारा 62 कहती है चुराए या बरामद वाहनों को सूचना पुलिस के द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को। कोई चुराया गया वाहन है, बरामद हुआ वाहन है, इसको सूचना पुलिस को, पुलिस जो है वो राज्य परिवहन प्राधिकरण जो है, राज्य अथॉरिटी है, उसको तुरंत देगी, उसे सूचित करेगी। ठीक, फिर धारा 62B कहती है मोटर वाहनों का राष्ट्रीय पंजीकरण। ये सितंबर 2019 में जोड़ा गया, ये चीज़ ध्यान रखना। एक राष्ट्रीय रजिस्टर बना दिया गया, जैसे राष्ट्रीय रजिस्टर डीएल के लिए बनाया गया है, ऐसे ही मोटर वाहनों का राष्ट्रीय पंजीकरण करने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया गया। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत उसे राष्ट्रीय पंजीकरण कराना होगा। धारा 62B, इसलिए ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा ये है। ये अध्याय 4 से संबंधित कुछ थे, रजिस्ट्रेशन से संबंधित धाराएं थी, वो मैंने आपको बता दिया। आप इनकी बेसिक जानकारी रखें। यूपीएसआई जैसे पेपर में कहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि भविष्य में एक एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, वहाँ पर आपको इस प्रकार की धाराओं का यूज करना ही है। फिर अध्याय 5 देखें परिवहन यानों का परमिट। परिवहन यानों का परमिट, परिवहन यान चलाने के लिए परमिट की आवश्यकता। कोई भी परिवहन यान चला रहे हैं आप तो उसके लिए परमिट जरूरी है, जिस पर राज्य अथॉरिटी के परमिशन लेना बहुत ही जरूरी है। 66 भी कह रहा जिन पर लागू नहीं है, जिन पर लागू नहीं, जैसे सरकारी वाहन हैं, सरकारी वाहन इस पर लागू नहीं, लेकिन सरकारी वाहन में जैसे रोडवेज सरकारी बस है तो इस पर लागू। कॉमर्शियल यूज से जितने भी सरकारी वाहन यूज किए जाएंगे उन पर लागू हो जाएगा, परमिट लेना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस के पर्पज से चल रही है, इसलिए उसका होना। दूसरा पुलिस की गाड़ी हो गई, पुलिस वैन हो गई। ठीक, तीसरा आप देखे होंगे मेडिकल वाली हो गई, सरकारी अस्पताल वाली हो गई, एम्बुलेंस वगैरह हो गई, इनके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। ठीक, फिर चौथा आप देखें अगर तो उसमें जैसे आप लोग देखे होंगे रोड क्लीनर। रोड क्लीनर मतलब नगर पालिका वगैरह में देखे होंगे कई सारे ट्रक रहते हैं जो रोड के किनारे पानी या तो छिड़क रहे हैं या उसकी साफ सफाई के लिए लगे रहते हैं, ट्रक गंदगी भर करके ले जाते हैं, तो रोड क्लीनर के लिए भी आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरा होता है लाश को ढोने वाले वाहन, वो भी उन वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता रहती है जो बिजनेस के पर्पज से प्राइवेट अथॉरिटी करती हैं, उनके लिए आवश्यकता रहती है परमिट की। बाकी जो सरकारी होते हैं लाश को ढोने वाले वाहन, उनके लिए आवश्यकता परमिट की नहीं होती। फिर फायर ब्रिगेड हो गया, फायर ब्रिगेड के वाहनों के लिए भी आवश्यकता नहीं होती है परमिट की। जो सरकार के बहुत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो भी वाहन चल रहे हैं उन पर परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, फिर 66 एक कह रहा राष्ट्रीय परिवहन नीति, ये भी 2019 में जोड़ी गई, सितंबर 2019 में, आपको ध्यान रखना है। फिर 67 कह रहा राज्य सरकार को सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की सख्त। राज्य सरकार जो है वो सड़क परिवहन जितना भी होता है किसी भी राज्य के अंदर उसको नियंत्रित करने की उसकी शक्ति है। ठीक, धारा 68 फिर कह रही राष्ट्रीय सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण। इसमें क्षेत्रीय
राष्ट्रीय सरकार जो है क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बनाती, जैसे STA बना, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसमें 4 सदस्य रखे जाते हैं और 1 अध्यक्ष इसका होता है, ठीक। फिर देखियोगे RTA, ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, इसमें 2 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष इसका नियुक्त किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कितने सदस्य कितने अध्यक्ष, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर धारा 70 कह रहा मंजिली गाड़ी को परमिट की आवश्यकता। मंजिली गाड़ी अर्थात जिसमें 1 ड्राइवर हो, 5 सवारी हो, 1 कंडक्टर हो, ऐसी प्रकार की गाड़ियों को क्या कहते हैं, मंजिली गाड़ी कहते हैं। इसलिए धारा 70 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर धारा 77 करें माल वाहन परमिट। माल वाहन परमिट के लिए आवश्यकता पड़ती, धारा 81 कहती परमिट की वैधता। तो परमिट की वैधता भैया 5 वर्ष के लिए होती, किसी भी परमिट की वैधता जो है वो 5 वर्ष के लिए होती। ये अध्याय 5 आपका हो गया। फिर अध्याय 6 देखते हैं क्या कह रहा है। अध्याय 6 की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अध्याय 6 नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। धारा 97 से 108 जो है ये अध्याय 6 है। फिर अध्याय 7 जो है वो धारा 109 से लेकर के 111 तक है। इसमें एक धारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है धारा 110A। अगर इसकी बात करें तो ये कह रहा है मोटर यान वाहनों को वापस बुलाना। मोटर यान वाहनों को वापस बुलाना, ये 2019 सितंबर 2019 से ये धारा 110A लागू की गई है। इसमें क्या होता भैया, मान लो किसी कंपनी ने 5000 वाहन बनाए और उसके इंजन को लेकर के शिकायत आना शुरू हो गई। वो जब शिकायत आना शुरू हो गई तो कई बार देखे होंगे आप लोग कि कंपनी जो है अपने वाहनों को वापस बुला लेती है, फिर से जितने भी मार्केट में गए थे उनको एक एक करके वापस बुला लेती है। वो 110A में बताया गया है, मोटर वाहनों को वापस बुलाना 2019 सितंबर में जोड़ी गई धारा, ये नियम बन गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं आज की थी। आपका चैप्टर 9-7 तक हो गया। इसके आगे के जो भी अध्याय हैं उनके अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। आप लोग इसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब धाराएं हैं। आने वाले UPSI के पेपर में कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा, धन्यवाद।